मुंबई में टेरर अटैक की आज 15वीं बरसी है और आज ही के दिन 26/11 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन, होटल ताज समेत कई स्थानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर करीब 174 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और इस हमले के जख्म आज भी भरे नहीं हैं। भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक 26/11 को आतंकवादियों ने अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 4 दिनों तक गोलीबारी और सिलसिलेवार बम विस्फोट किए थे। और इस बीच उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर है। टनल के अंदर ऑगर मशीन भी फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर और चंडीगढ़ से लेजर कटर मंगाई गई है। दोनों मशीनें सीलकेयारा टनल पहुंच चुकी हैं और इन मशीनों से पाइप में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड्स और पार्ट को काट कर निकालने का काम लगातार जारी है, जिसका वीडियो न्यूज़ 18 के पास है और वीडियो में एक्सक्लूसिवली देखा जा सकता है किस प्रकार ये काम चल रहा है। और पार्ट को काटकर निकालने के बाद मैनुअली स्कैप टनल की जांच होगी। आपको बता दें कि 2 दिनों से नहीं बढ़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम और ऑगर ड्रिलिंग मशीनों में दिक्कतें आने की वजह से 3 दिनों में केवल 2.2 मीटर ही पाइप आगे बढ़ पाई है। आज 15वां दिन है। हैदराबाद से आज प्लाज्मा कटर को मंगाया गया है। प्लाज्मा कटर से पाइप के अंदर कटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है और लगातार कोशिशें जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जाए, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी जटिलताएं रास्ते में आने की वजह से ये ऑपरेशन थोड़ा लंबा जा रहा है। 15वां दिन हो चुका है और अब तक मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है ताकि ऑगर मशीन की जो कुछ पार्ट्स अंदर रह गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और जब वो पार्ट्स बाहर आएंगे तभी पाइप को अंदर भेजने का काम पूरा किया जा सकेगा। तो ये कोशिश लगातार जारी है और देखिए हैदराबाद से जो मशीनें मंगवाई गई हैं उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कैसे इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिशें लगातार यही की जा रही है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाया जाए। हालांकि अभी सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और सीलकेयारा टनल में 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। टनल में मेन एंट्री पॉइंट के साथ अब दूसरे ऑप्शन पर भी काम हो रहा है। शनिवार शाम वर्टिकल ड्रिल का काम शुरू हो गया है, जिससे एक सही ऑप्शन माना जा रहा है। यहां से 84 मीटर वर्टिकल ड्रिल की जा रही है जो 1.2 मीटर व्यास की होगी और रात भर टनल के ऊपर चलता रहा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, जिसका वीडियो न्यूज़ 18 के पास है और वीडियो में एक्सक्लूसिवली देखा जा सकता है किस प्रकार वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। 35 मीटर तक ये काम किया गया है। तो प्लाज्मा कटर से पाइप के अंदर कटिंग का काम शुरू है। वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है ताकि उन मजदूरों को वहां से निकालने की कोशिश तेज कर दी जाए। अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं। 5-6 तरह के प्लान्स के तहत ये काम पूरा किया जा रहा है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है और रुकावटें भी उतनी ही आ रही है। एक तरफ जहां हर पल इंतजार उस वक्त का हो रहा है कि मजदूर कब बाहर निकले, तो दूसरी ओर रुकावटें आने की वजह से, मुश्किलें आने की वजह से ये कोशिशें नाकाम भी नजर आ रही है। हालांकि कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है बखूबी तरीके से ताकि बेहतरीन ढंग से इस काम को पूरा किया जा सके। लेकिन अगर ऑगर मशीन की बात करें, जो सबसे खास उपकरण था, उसके कुछ पार्ट्स इस वक्त टनल के पाइप में ही फंस गए हैं। अगर उन्हें जल्द से जल्द नहीं निकाला जाएगा तो ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वो काम भी अब शुरू किया जा चुका है। उत्तरकाशी के सीलकेयारा सुरंग हादसे में डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर फंसे हुए। पूर्वी सिंहभूम के डीसी और डुमरिया प्रखंड की बीडीओ ने सुरंग में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए मंगल कामना की है। बीडीओ ने लोगों से अपील की है कि वे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं ताकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके और वो पलायन से बच सके। वहीं डीसी ने कहा कि सीएम के आदेश से एक टीम उत्तरकाशी में कैंप कर रही है और वो मजदूरों के जल्द रेस्क्यू की कामना करते हैं। डुमरिया काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे कृषि की और मनरेगा के लिए, जॉब के लिए अपार संभावना होने के बावजूद हमारे यहाँ के जो लेबर है वो शिक्षा के अभाव में या फिर जानकारी के अभाव में दूर दूर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने ही क्षेत्र में, अपने 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में मनरेगा एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है
वो प्रखंड में आकर के आप मनरेगा जॉब कार्ड बनवाएं और उसके अंतर्गत जो भी स्कीम्स है उस स्कीम्स में आपको नियोजित किया जाएगा। झारखंड सरकार विशेष टीम भेजे हुए हैं और ताकि वहाँ समन्वय करते हुए उनको लेके आए और हम जिला प्रशासन उनके परिवार के साथ खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं कि वो सुरक्षित तरीके से बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आ जाए और हम वही कामना करते हैं। और काशी में 27 नवंबर यानी कि कल भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। वाराणसी के घाटों पर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्रियों के सहित 70 देशों के राजदूत इस बार देव दीपावली को देखने वाले हैं। गंगा में क्रूज पर सवार होकर गंगा की महाआरती देखेंगे। देश दुनिया में प्रसिद्ध देव दीपावली की महाआरती इस बार काफी विशेष होने जा रही है, जिसकी झलक अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर होगी। 27 नवंबर को दीपों की रोशनी के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती की भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। गंगा सेवा निधि ने इस बार विशेष आकर्षण के रूप में राम दरबार के साथ साथ तिरंगा थीम दिया है, यानी राम भक्ति और राष्ट्रवाद के झलक के साथ महाआरती संपूर्ण होने वाली है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे और 70 देशों के राजदूत शामिल होंगे। चार्टर्ड प्लेन से 150 विदेशी डेलीगेट काशी आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी काशी की देव दीपावली को देखेंगे। अब आपको एक अनोखी शादी दिखाते हैं। आपने कई शादियां जरूर देखी होगी, लेकिन यूएई में एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी का ऐसा इंतजाम किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। शादी का ये जश्न किसी होटल या मैरिज हॉल में नहीं बल्कि प्राइवेट जेट में हो रहा है। जी हां, दूल्हा दुल्हन परिवार रिश्तेदार सब प्लेन में सवार हैं। कहते हैं जोड़े आसमान में बनते हैं, यहाँ तो शादी भी आसमान में उड़ान भरने वाली प्लेन में की जा रही है। यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी दिलीप पोपेल ने 24 नवंबर को दुबई में प्राइवेट जेट बोइंग 747 में अपनी बेटी की शादी रचाई। इस विमान ने दुबई से ओमान के लिए 3 घंटे की उड़ान भरी, जिसके दौरान आकाश में समारोह किया गया। शादी में 300 मेहमानों की उपस्थिति हुई। इस शानदार शादी में म्यूजिक, डांस सब कुछ था। लोगों ने इस खास मौके को जमकर सेलिब्रेट किया। दूल्हा दुल्हन भी प्लेन में शादी के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रहे हैं। Very happy to marry my childhood sweetheart, my high school sweetheart, up in the flight. Thanks to JetX, thanks to everybody. Thanks to both our parents, Mr. Dilip Pople and Mr. Mukesh Tanani. Thank you very much to both the fathers and all the family. We love you and we love JetX. I'm super excited. I could have never imagined that I wasn't there for my parents' wedding and they'd recreate something like this for us. और गुरु नानक देव की 555वीं जयंती पटना गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाई जा रही है। 3 दिनों से कीर्तन चल रहा है। कल प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए 20 से 25 हजार लोग गुरुद्वारा पहुंचेंगे, जिसका सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में जन्मोत्सव की जो तैयारी है वो यहाँ की जा रही है। 3 दिनों से यहाँ कीर्तन किया जा रहा है और कई खास कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं। प्रकाश उत्सव के मद्देनजर जो तैयारी है, जो भीड़ भाड़ है, उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। दूर दूर से पंजाब समुदाय के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और खास है ये पर्व। कहाँ से आई हैं? मैं रायपुर से आई। प्रकाश पर्व के मद्देनजर आई हैं। कितना खास है ये दिन? बहुत खास है हमारे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खास है। पूरे परिवार के साथ आई? हाँ, मेरी ये माता जी, मेरे भाई बहन, कोई लुधियाने से आया है, कोई रायपुर से आया है, कोई अमृतसर से आया है। मतलब हम लोग पूरे परिवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी मेरा रीटा गांधी। आप तो सालों से आ रही होंगी यहाँ? पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली बार। नहीं, हाँ, एक बार पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी मिलती है, सुकून है यहाँ। हाँ जी, क्या नाम है जरूर। आपका? कर्मजीत कौर। बिल्कुल। तो गुरुद्वारे के मैनेजर भी हमारे साथ हैं। सर, लगातार लोग आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है कल की? पहले तो मैं गुरु महाराज की फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु नानक साहब जी का एक बहुत ही पवित्र जो गुरुपुरब आता है, ये हर साल की तरह यहाँ पे मनाया जाता है। 555वां जो प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ रखा गया था गुरु के बाग, वो आज समाप्ति उसकी हुई है। आज समाप्ति होने के बाद वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, कथा चलेगी। फिर उसके बाद 1 1:15 बजे के आसपास वहाँ से नगर कीर्तन निकलेगा।
जो पूरे यहाँ पे पटना घूमता हुआ हमारे गुरुद्वारे में यहाँ पे आके समाप्ति होगी। तकरीबन यहाँ पे शाम को 6-7 बजे कितने लोग आ रहे हैं इस जन्मोत्सव के मद्देनजर? देखो यहाँ पे तकरीबन 10,000 से लेके 20-25 हज़ार तक इस समय सारे संगत आएंगे, जो देश विदेश से पूरे हर स्टेट से आ रहे हैं। सबके लिए लंगर और प्रसाद की पूरी व्यवस्था? सबके लिए रहने के लिए लंगर, सबके रहने के लिए जो निवास स्थान है और लंगर की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। लंगर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती और 24 आवर लंगर चलता है। बिल्कुल, तो तैयारी पूरी हो गई है और जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि प्रकाश पर्व है। 555वीं जयंती मनाई जा रही है और उसकी जो तस्वीर है पटना गुरुद्वारे में वो भी नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और रांची में आज ईसाई समुदाय की ख्रिस्त राजा पर्व को लेकर कई सड़कों के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। आज पुरुलिया रोड के महागिरजाघर से मेन रोड होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक के रास्ते लालपुर होते हुए लोयला मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कई रूट में ट्रैफिक पर रोक लगाई गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर संवाददाता गौरव झा। ख्रिस्त राजा पर्व को लेकर आज राजधानी रांची की सड़कें एक बार फिर से डाइवर्ट की गई है। कुछ इलाके के सड़कों को इस वजह से डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ख्रिस्त राजा पर्व के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाले जाने हैं और इसे देखते हुए रांची ट्रैफिक एसपी द्वारा रूट निर्धारित किया गया है और रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। बता दें कि आज पुलरिया रोड के महागिरजाघर के मेन रोड से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक के रास्ते लालपुर के होते हुए पुरलिया रोड लोयला मैदान तक शोभा यात्रा निकाला जाना है। इस शोभा यात्रा को देखते हुए इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। अगर समय की बात करें तो दोपहर के 12:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पुरलिया रोड, सरजना चौक, लालपुर मार्ग में वाहन के परिचालन पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही अल्बर्ट एक्का चौक से पुराना हजारीबाग रोड जाने वाली गाड़ियां आज जेल चौक, न्यूक्लियस चौक और लालपुर चौक होकर गुजरेगी। वहीं न्यूक्लियस मॉल चौक से लालपुर डागरा टोली होकर काटा टोली की ओर जाने वाली गाड़ियां आज न्यूक्लियस मॉल, मिशन चौक होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। अब देखना होगा कि इस डाइवर्टेड रूट पर जाम से कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि कल की बात करें तो कल शाम के बाद जिस तरीके से राजधानी रांची की सड़कें अटकी हुई थी, अब आज देखना होगा कि आज जब इस कार्यक्रम को लेकर रूट को डाइवर्ट किया गया है तो किस तरीके से पुलिस और प्रशासन इस पर रूट को क्लियर कर पाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बिहार में मौसम की नरमी का असर अब दिखने लगा है और सुबह शाम लोग ठंड को महसूस करने लगे हैं। शनिवार को गया राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले वक्त में मौसम शुष्क बना रहेगा और उसके बाद अगले 2 दिनों में राज्य के तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। सुबह का यह वक्त था और राजधानी पटना की तस्वीर देखिए, धुंधला वातावरण जो है वो दिखाई दे रहा है और सुबह शाम हल्की ठंड अब अपना असर दिखाने लगी है। इस बीच शनिवार की अगर बात करें तो गया 10.4 डिग्री के साथ सबसे न्यूनतम तापमान वाला जगह रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवर्तीय परिसंचरण दक्षिण अंडमान सागर के आसपास 26 नवंबर को उभरने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 नवंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना बन रही है। यह निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर 29 नवंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी डिप्रेशन में बदलने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटे में बिहार का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा और बाकी के जगहों पर कुछ भागों में हल्के स्तर का कुहासा या धुंध छाए रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया गया है और उसके बाद आगे 2 दिनों तक मौसम के मिजाज में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर मौसम जो है वो अब धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है और अब सुबह में लोग जो है वो ठंड महसूस करने लगे और यही हाल शाम का भी है। शाम में भी ज़्यादातर लोग जब अपने कार्यालय से घर लौटने लगते हैं तो उन्हें ठंड का एहसास भी अब धीरे धीरे होने लगा है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर में केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भवन तैयार हो गया है। बरारी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी उपकरण उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इस वजह से हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका है।
अत्याधुनिक मशीनों से लैस हॉस्पिटल की सभी मशीनें धूल फांक रही है। अस्पताल को चालू करने की सभी डेडलाइन फेल हो चुकी है और एक बार फिर से दिसंबर से जनवरी माह तक अस्पताल में ओपीडी सेवा चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। 60-40 का था केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार को देना था। दुर्भाग्य है कि आज तक बहुत सारी राशि 100% राशि जो मैंने 100% राशि केंद्र का बहुत पहले, साल भर पहले ही आपको मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो राशि भी नहीं मिली। लेकिन आज तक हॉस्पिटल में सारे मशीन बड़े बड़े, मतलब जो आप कहते हैं MRI से लेके सारे मशीन आ गए हैं, मशीन लगे भी हैं, धूल चाट रहा है। जहाँ तक सवाल है ये तो हमारे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट पोस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग खोलेंगे। सर क्या सुविधा क्या होगी? केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भागलपुर के बरारी में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। हालांकि इस हॉस्पिटल को चालू करने को लेकर कई दफा तारीख तय की गई, लेकिन सभी डेडलाइन फेल हो गई है। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टर्स और नर्स की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन यह नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है, जिस कारण से यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं हो सका है। एक बार फिर से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ओपीडी सेवा चालू करने को लेकर कवायद शुरू हुई है और दिसंबर से जनवरी माह तक अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू करने को लेकर तारीख तय की गई है। बता दें कि यह केंद्र सरकार का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो 200 करोड़ रुपयों के लागत से भागलपुर के बरारी में बनाया गया है। अगर यह हॉस्पिटल चालू हो जाता है तो भागलपुर ही नहीं बल्कि मुंगेर, बांका सहित आसपास के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं भागलपुर के मायागंज अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम होगा। जो मरीज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते थे, उनको पटना रेफर या दिल्ली रेफर किया जाता था। यह अस्पताल चालू हो जाने से वैसे मरीज यहां पर अपना इलाज आसानी से करा सकेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।